नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी 68th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जब प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ था उसके एंशिएंट हिस्ट्री सेक्शंस के क्वेश्चंस को उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस के साथ देखेंगे। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ये कब हुआ था? तो 12 फरवरी 2023 को प्रीलिम्स हुआ था, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है स्क्रीन पे, आप अलग अलग सेट में जो क्वेश्चन नंबर है वो भी देख सकते हैं। आपके पास जो भी सेट हो, क्वेश्चन पेपर जो भी हो, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं चाहे तो। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर था वो सेट डी था, तो सेट डी में ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी अनर्थ, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। 68 पीपीएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था प्रीलिम्स, उसमें क्वेश्चन पैटर्न में एक चेंज देखने को मिला था। इससे पहले के पेपर्स में क्या होता था कि ऑप्शन ई जो होता था, पांचवा ऑप्शन, उसमें मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव दोनों इंक्लूडेड रहता था। पर इस वाले पेपर में क्या हुआ कि इस ऑप्शन को डिवाइड कर दिया गया, बाइफरकेट करके 2 ऑप्शंस बना दिए गए, ऑप्शन डी मोर देन वन और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो ऐसे ये 5 ऑप्शंस हैं। अगर हम इंडिया का मैप देखें, रिवर वाला मैप, तो यहाँ देखें आप, ये जो रिवर है यहाँ पर, ये रिवर गंगा का जो एरिया देखते हैं आप नॉर्थ इंडिया में, यहाँ ये गंगा के नीचे का जो हिस्सा है इसको बोलते थे मगध। ये वाला हिस्सा ये मगध है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन देखें तो दिया हुआ ए तक्षशिला। तो तक्षशिला जो है वो इंडिया में है ही नहीं। ये तुम जानते हैं कि तक्षशिला जो है वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में इंदस और झेलम के बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे पड़ता है तक्षशिला, ठीक। गांधार रीजन जो है वहाँ पे तक्षशिला है। तो कहाँ पे? इस मैप पे देखें तो हम इंदस और झेलम के बीच में, इंदस और झेलम, ये रहा आपका इंदस और यहाँ झेलम, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे तक्षशिला देखने को मिलता है, ठीक है, तक्षशिला। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है चोल। तो चोल हम जानते हैं कि कहाँ है? साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में जो गोदावरी रिवर के नीचे का हिस्सा है वहाँ पे चोल जो राज्य है या चोल जो डायनेस्टी है वो वहाँ पे रूल करती थी। तो चोल का रीजन साउथ इंडिया में है, वो भी गंगा के साउथ में नहीं हुआ, गंगा के साउथ में है पर वो बहुत एक्सट्रीम साउथ हो गया। इनफैक्ट वो गोदावरी रिवर के जो है उसके साउथ में है, तो हम उसको गंगा के साउथ में नहीं कह सकते हैं, गोदावरी के साउथ में है। ये रिवर आप देख सकते हैं मैप पे, ये रहा गोदावरी, इसके नीचे जो है यहाँ पे, यहाँ चोल डायनेस्टी है या चोल जो रीजन है वो ये था। तो चोल भी नहीं हुआ, ठीक। और जो सी ऑप्शन है अनर्थ, तो अनर्थ जो है वो वैदिक पीरियड का एक किंगडम है और महाभारत में इसको मेंशन किया गया है अनर्थ को। और ज्योग्राफिकली अगर इसका लोकेशन देखें तो अभी जो हमारा गुजरात है, गुजरात का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्दर्न गुजरात, वहाँ पर कहीं पे अनर्थ जो है वो होता था अकॉर्डिंग टू महाभारत में इसका वर्णन है। यहाँ पे कहीं पे इस वाले एरिया में कहीं पे अनर्थ था, नॉर्दर्न गुजरात में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चूंकि आंसर साउथ ऑफ द गंगा मगध है, जो कि ऑप्शन ए बी सी कहीं है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सेट डी में क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन है व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? फ्रेंड्स, पहले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर आप देखें तो अलग अलग बुक्स या अलग अलग सोर्सेस में आपको अलग अलग कंट्रीज़ के नाम मिलेंगे। पर अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक देखेंगे, जो इंडिया वाली बुक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट करके एक बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 5 कंट्री जो है उसको उन्होंने इंक्लूड किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। कौन कौन सा?
इंडिया तो है ही, इसके अलावा पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, इन 5 कंट्रीज़ को जो है इंक्लूड किया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? यूज ऑफ आयरन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऑप्शन ए क्या है? अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, ऑप्शन बी अराउंड 6,000 ईयर्स अगो, ऑप्शन सी अराउंड 9,000 ईयर्स अगो, और ऑप्शन डी और ऑप्शन ई तो एज इट इज था, मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका आंसर? तो साथियों, हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, तो वहाँ हम उसके फीचर्स में एक फीचर ये पढ़ते हैं कि वहाँ आयरन का यूज नहीं होता था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब हम पढ़ते हैं वैदिक कल्चर या वैदिक सिविलाइजेशन, वहाँ हम पाते हैं कि आयरन का यूज होता था। ये बेसिक एक डिफरेंस हम पाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच में कि आयरन का यूज कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वैदिक सिविलाइजेशन में। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड सजेस्ट किया है, पर हम मोटा मोटा देखें तो 3000 BC अपर लिमिट मान सकते हैं और 1500 BC लोअर लिमिट मान सकते हैं, ऐसे करके कि इसके बीच में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अब ऑप्शन में देखें तो अराउंड 12,000, अब अगर 3000 BC और 1500 BC देखें और ये 1500 BC को हम कंसिडर करें, तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन यूज नहीं हो रहा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 BC तक था, इसका मतलब 1500 BC तो 15 + 20 यानी 3500, मतलब 3500 साल पहले तक इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज नहीं हो रहा था। ठीक, ऑप्शन ए अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी 6,000 ईयर्स अगो, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी 9,000 ईयर्स अगो, ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना। और जब ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हो गया तो ऑप्शन डी यानी कि मोर देन वन तो हो ही नहीं सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा फिर? ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से कोई भी सही नहीं है। सही क्या है? सही ये है कि जब हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं और वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है 1500 BC में, यानी कि 3500 ईयर्स अगो, तो जब ये 1500 BC से वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है और अराउंड 1000 BC, 1000 BC के आसपास, यानी कितने साल पहले? 2000 साल पहले जो है, सॉरी 2000 + 1000 यानी कि 3000 साल पहले, तो 3000 साल पहले हमको आयरन का यूज पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। कब मिलता है? अराउंड 3000 ईयर्स अगो। ये होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वैसे तो हमने, चूंकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन कहीं भी किसी भी बुक में पढ़ते हैं तो वहाँ से आप सॉल्व कर ही सकते हैं, पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो क्लास 6th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, 6th की जो हिस्ट्री की बुक है क्लास 6th की, और जो क्लास 12th की भी, क्लास 12th की जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब उसका पार्ट 1 जिसमें कि एंशिएंट के बारे में दिया हुआ है, तो पार्ट 1 जब आप पढ़ेंगे थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के, क्लास 12th की बुक न्यू एनसीईआरटी वाली, उसमें भी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 3000 ईयर्स अगो आयरन का यूज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो एनसीईआरटी में ये दोनों ही बुक्स में, क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक्स में और क्लास 12 थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 बुक में, दोनों ही में डायरेक्ट ये फैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd century CE, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वोयर वॉज रिपेयर्ड बाय। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर कराया था? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी रुद्रदमन, ऑप्शन सी हर्ष, या ऑप्शन डी और जो है मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये जो सुदर्शन लेक है ना, सुदर्शन लेक, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलता है? तो एक इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में लिखा हुआ, जिसको बोलते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, या इसी को गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है कहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन? तो गुजरात में, गुजरात में जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन है। इसी इंस्क्रिप्शन में हमको सुदर्शन लेक की हिस्ट्री पता चलती है, हिस्ट्री दी हुई है कि सुदर्शन लेक को किसने बनाया था, किसने इसको रिपेयर कराया था। ठीक,
तो इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम क्रोनोलॉजी से देखें तो सबसे पहले ये जो लेख है, इस लेख को अगर पहले नंबर पे देखें कि बनाया किसने सुदर्शन लेख को, तो इस लेख को बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी में जब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो उस टाइम पर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर उनके प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, जो गुजरात के रीजन में उनके प्रोविंशियल गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, पुष्यगुप्त, उन्होंने इस लेख को, सुदर्शन लेख को बनवाया था। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं कि पहला रिपेयर कौन कराया इसको। तो जब ये पुष्यगुप्त ने बनवाया, इसके बाद जब अशोक का टाइम था मौर्यन डायनेस्टी में ही, तब इसको पहली बार रिपेयर कराया गया। ठीक है, अशोक के प्रोविंशियल गवर्नर थे योनराज तुषफाक, योनराज तुषफाक। तो प्रोविंशियल गवर्नर योनराज तुषफाक ने अशोका के टाइम पर ये वाला जो लेख है इसको रिपेयर कराया था। ठीक, अब हम इसके आगे आते हैं। फिर से इसको जो रिपेयर है वो किसने कराया, तो वो करवाया गया रुद्रदमन के समय पे। ठीक है, रुद्रदमन ने करवाया इसको। ऑप्शन में भी है, ऑप्शन बी रुद्रदमन, जो कि सही आंसर है। तो रुद्रदमन के टाइम पे करवाया गया, रुद्रदमन ने करवाया इसको। और इस वक्त जो है इसके रिपेयरमेंट वर्क्स को सुपरवाइज कौन कर रहा था, तो सुपरवाइज कर रहे थे इसको सुविशाख। ठीक है, रुद्रदमन के टाइम पर सुविशाख जो है उन्होंने इसका सुपरवाइज किया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार और इसके रिपेयरमेंट के बारे में हमको देखने को मिलता है, वो है स्कंदगुप्त के टाइम पर। ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम पर उनके प्रोविंशियल गवर्नर चक्रपालित ने इसको रिपेयर कराया था। ठीक, तो सुदर्शन लेक के इस्टेब्लिशमेंट और इसके 3 रिपेयर वर्क्स के बारे में हमको जो है ये इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। किससे? जूनागढ़िया गिरनार इंस्क्रिप्शन, जो कि गुजरात में है। क्या अगर हम समरी देखें क्या है इसका, कि पहला चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर उनके प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्त ने इसको बनवाया। ठीक है, अशोक के टाइम पर योनराज तुषफाक ने इसको रिपेयर कराया। फिर से रुद्रदमन के टाइम पर रुद्रदमन ने इसको जो है रिपेयर करवाया, और उनके जो सुपरविजन में, किनके सुपरविजन में? सुविशाख के सुपरविजन में। और इसके बाद फिर से एक बार रिपेयर हुआ स्कंदगुप्त के टाइम पर, जब उनके प्रोविंशियल गवर्नर चक्रपालित ने इसको जो है रिपेयर करवाया। ठीक, तो ये हमने क्रोनोलॉजी समझ ली इसके इस्टेब्लिशमेंट और रिपेयर वर्क्स के बारे में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया 34 का, यानी सुदर्शन लेक वाले क्वेश्चन का, कि इसको किसने रिपेयर कराया, तो रुद्रदमन इसके अकॉर्डिंग। ठीक, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो 4th क्वेश्चन है। 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे एंशिएंट हिस्ट्री से इस वाले एग्जाम में, तो ये चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द, यानी झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए गुप्ता आर्ट। ठीक है, गुप्ता आर्ट का एग्जाम्पल है ये, गुप्ता आर्ट का एग्जाम्पल है। दोनों ही, जो ये देवगढ़ के पास झांसी में जो टेम्पल, झांसी के पास देवगढ़ में जो टेम्पल है, जिसको कि क्या कहते हैं, दशावतार टेम्पल, दशावतार टेम्पल। आप अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट में भी दिया हुआ है। और इसके अलावा एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, क्लास 11th की जो बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उस बुक में भी इसके बारे में, गुप्ता आर्ट के बारे में, और ये एग्जाम्पल जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है देवगढ़ के पास दशावतार टेम्पल का, दशावतार टेम्पल जो है वो विष्णु भगवान पे, उनसे रिलेटेड टेम्पल है दशावतार टेम्पल। तो ये वाला टेम्पल, और साथ साथ इलाहाबाद के पास जो गढ़वा है, गढ़वा, वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं। ठीक है, टेम्पल, वहाँ पे एक मंदिर है जिसमें कि कुछ स्कल्पचर्स हैं, वो भी गुप्ता आर्ट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, और इसी तरह से हम बाकी सेक्शंस के, जो मेडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, उनके क्वेश्चंस भी और बाकी सारे सेक्शंस के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके कुछ इनपुट्स हो, आपको कोई फैक्ट बताना हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।